ये है 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। आज के लेक्चर में हम समझेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। डिमांड के साथ रिलेट करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। शब्दों को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राइस सप्लाई। इसका हमें मतलब समझ में आता है प्राइस एज एन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का खुद का क्या कीमत है, क्या प्राइस है। एंड सप्लाई की हमने बात समझी 2-3 लेक्चर से कि सप्लाईज के एक प्रोड्यूसर कितने यूनिट्स विलिंग है मार्केट में बेचने के लिए, जो भी प्राइसेस चल रहे हैं उन पर। उसको हमने किससे रेफर किया? सप्लाई से रेफर किया। नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी? डिमांड इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ के आए, वो क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या था? कि हमें एक बात समझ में आती है कि जब भी प्राइस चेंज कर रहा है, सप्लाई एंड डिमांड दोनों उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। जब भी हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं तब हम चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स कितना है। रिस्पॉन्ड कर रहा है ये हमें पता लग गया कि प्राइस अगर गिर रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सप्लाई भी गिरेगी या बढ़ेगी, लेकिन कितनी? क्योंकि कुछ गुड्स ऐसी होंगी कि प्राइस के थोड़ा सा भी चेंज करने से सप्लाई रैपिडली रिस्पॉन्ड कर देंगी। कुछ गुड्स ऐसी होंगी जहां पर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा है तब भी सप्लाई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो इलास्टिसिटी एक ऐसी चीज है जो कि आपको बताती है कि कौन सी गुड्स ज्यादा इलास्टिक है, यानी कि ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगी प्राइस को, किन गुड्स की सप्लाई, एंड किन गुड्स की सप्लाई कम रिस्पॉन्ड करेंगी चेंज इन प्राइस को, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी। तो अगर इलास्टिसिटी का मतलब पढ़े हम लोग तो मतलब हमारे पास क्या लिखा जाएगा? एक मेजरमेंट है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू सम परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के प्राइस में जो भी कुछ परसेंट चेंज आ रहा है उसकी वजह से सप्लाई कितना परसेंट बदल जाती है। जब हम इस चीज को चेक कर रहे हैं तब हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है, रिस्पॉन्सिवनेस कितना है। तो उसके लिए हमारी बुक हमें क्या कर देगी? ये फॉर्मूला दे देगी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को आप बराबर बांट रहे हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस में, यानी कि इससे आपको पता लगेगा कि अगर 1% चेंज आता है प्राइस में तो रिस्पॉन्ड में क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है। अगर इसको हम क्या करना चाहते हैं, डिराइव करना चाहते हैं कि यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे वो भी देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगा? परसेंटेज, ये डेल्टा का साइन चेंज दिखाता है, इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ या ना? इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूं? अपॉन QS, और यहां पर मैं लिख देती हूं डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इंटू 100। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। जो भी मेरी क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज है, यानी कि मैं न्यू क्वांटिटी सप्लाई ओल्ड क्वांटिटी सप्लाई उठा के माइनस कर लूंगी एंड मेरे पास क्या आ जाएगा कि चेंज कितना है। चेंज ओवर जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये मेरे पास बन गया। इसमें मैं 100 एंड 100 को कैंसिल कर दूंगी। हाँ या ना? ये जो बची हुई चीज है वो क्या है मेरे पास? इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P। इस चीज को मैं ऊपर ले आऊं। हाँ या ना? मेरे पास क्या बन जाएगा? डेल्टा Q अपॉन Q। देखो इसी को लिख लेते हैं। स्पेस का थोड़ा इशू आ गया हमें यहाँ पे। कहां पे लिखे? यहीं पे लिख ले। इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q। ये चीज तो एज इट इज रह गई, ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा। हाँ या ना? बोलोगे इसको बात समझ में आ रही? रेसिप्रोकल कैसे हुआ वो भी समझ लो। ये चीज क्या डिवीजन में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइड बाय डेल्टा P अपॉन P। डिवीजन को हम रेसिप्रोकल अगर कर दे तो वो मल्टीप्लाई का फॉर्म ले लेगा। हाँ या ना? तो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या बच गया? डेल्टा Q P Q डेल्टा P, यही चीज। हाँ या ना? तो ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते एक तरीके से इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने का। ये वाली चीज हम लिखना चाहते
जब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आप इस तरीके से चीजों को लिख सकते हो। ट्राइंगल का मतलब है डेल्टा, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई पहले कितनी थी बाद में कितनी थी, चेंज कितना है वो चेंज दिखाएगा आपको डेल्टा क्यू। प्राइस पहले कितना था अब कितना है, चेंज कितना है वो चेंज आपको दिखाएगा पी। ये हमारे पास क्या है, जो बेस प्राइस था, जो बेस क्वांटिटी सप्लाइड थी। बोलो किसको बात समझ में आ रही, हाँ है ना। ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड की प्राइस इलास्टिसिटी हम लोग फाइंड कर लेंगे। नाउ व्हाट कम्स इज कि प्राइस इलास्टिसिटी का रेंज क्या हो सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। शेप्स देखेंगे कि इलास्टिसिटी के जो हमारा सप्लाई कर्व है वो किस तरीके से अलग अलग शेप में होता है, तो हमें दिखाता है कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, समझेंगे साथ में रेंज क्या होता है। सबसे पहले अगर हमारी इलास्टिसिटी 1 है, सिचुएशन 1, इलास्टिसिटी कितनी है 1 है, इलास्टिसिटी 1 कब होगी, हमेशा मेन फोकस रहो अपने फॉर्मूला पे स्टिक करने का। यानी कि हमने बात क्या की कि इलास्टिसिटी होता क्या, इलास्टिसिटी होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाँ या ना। इस चीज की वैल्यू 1 के इक्वल कब होगी, जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। तो जब भी क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज, और क्वांटिटी ऑफ प्राइस में जो चेंज आ रहा है परसेंटेज चेंज, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए 1 के, तब हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी 1। कुछ पढ़ सकते कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि सप्लाई कर्व है, एंड ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वो हमेशा क्या दिखाएगा कि इलास्टिसिटी कितनी है 1 है। किसको बात समझ में आ रही, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक ग्राफ। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक ग्राफ। अच्छा लिखा हुआ है यूनिटरी इलास्टिक ग्राफ। किसको बात समझ में आ रही है, फर्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारा ग्राफ वाई एक्सिस से शुरू हो तब हम क्या कमेंट कर सकते हैं। सिचुएशन 2 हमारे पास है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, वापस आ जाओ, परसेंटेज चेंज इन क्यूएस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी वैल्यू कब बनेगी इस चीज की, कब बनेगी 1 से बड़ी वैल्यू, अगर मेरा जो न्यूमरेटर है वो मेरे डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो, हाँ है ना, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो, तभी मेरी क्या होगी, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। यानी कि मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगा प्राइस के परसेंटेज चेंज से। फॉर एग्जांपल 10% चेंज आता है प्राइस में एंड क्वांटिटी सप्लाइड 20% चेंज कर जाती है, तो मेरी इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, हाँ है ना। ऐसे ग्राफ सप्लाई के शुरू कहां से होंगे, वाई एक्सेस से शुरू होंगे। किसको बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी एंगल बने यहां पर, लेकिन जब वाई एक्सेस से शुरू हो रही है चीज तो हम क्या कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड सिचुएशन है इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ग्राफ में क्या चेंज आया, इलास्टिसिटी जब ग्रेटर देन 1 थी तब ग्राफ यहां से शुरू हो रहा था, अब ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं कि क्या होगा, लेस देन 1 होगा, इसका मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम होगी। प्राइस में चेंज आया 10%, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आया 5%, तो हमारी इलास्टिसिटी कितनी निकली, 0.5, हाँ या ना, विच इज लेस देन 1। किसको बात समझ में आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे कि आप यहाँ पर चीजें इनइलास्टिक है, सप्लाई ने उतना रिस्पॉन्ड नहीं दिया जितना प्राइस चेंज कर रहा था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई एंगल बना है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग बन रही है सप्लाई कर्व की एक्स एक्सिस से शुरू होके, तब हम क्या बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। बोलो इसको, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, हाँ है ना। एक्सट्रीम केसेस बनेंगे हमारे पास 2, जब सप्लाई या तो रिस्पॉन्ड करेगी ही नहीं
या फिर बिना प्राइस में चेंज आए ही सप्लाई रिस्पॉन्ड करे जाएगी। कैसे? देखो, फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास, एक्सट्रीम सिचुएशन क्या है? जब इलास्टिसिटी जीरो हो जाए। इलास्टिसिटी जीरो कब होगी? जब हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज ना करे, प्राइसेस में चेंज आता जा रहा है, पर जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो अगर हमारा न्यूमरेटर जीरो हो गया तो हमारी इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व, क्योंकि जो हमारी सप्लाई है वो चेंजिंग प्राइसेस पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा रही है। जितनी सप्लाई है, सप्लाई उतनी रह रही है। ऐसे सिचुएशन को हम बोल रहे हैं कि हमारा सप्लाई इन इलास्टिक है, मूव ही नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा अलग अलग प्राइसेस को। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जीरो है, रिजल्टेंटली इलास्टिसिटी क्या आ रही है? जीरो आ रही है। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कर्व की। यहां पर आप क्या चेंज कर रहे हो? पहले हमारा वर्टिकल ग्राफ बना था, बन रहा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? कि आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 10 रुपए की चीज 10 रुपए की, लेकिन फिर भी सप्लाई क्या कर रही है? चेंज करते जा रही है। यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, प्राइस में चेंज आ ही नहीं रहा है। क्वांटिटी सप्लाइड चेंज फिर भी कुछ ना कुछ किए जा रही है। इसीलिए जब भी हमारा डिनोमिनेटर जीरो होता है तब हम क्या बोलते हैं कि वो इक्वेशन या वो चीज क्या बन जाती है? इन्फिनिटी के इक्वल बन जाती है। यहां पर भी हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो इनफाइनाइट मेनी टाइम्स है। प्राइस में कुछ चेंज नहीं भी आ रहा, फिर भी सप्लाई क्या कर रही है? चेंज किए जा रही है। तो ये कोई फाइनाइट चीज नहीं है, डिफाइंड चीज नहीं, कितना भी किसी भी तरीके का सप्लाई में चेंज देखने को मिल रहा है, प्राइस में 0% चेंज है, तब भी ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। बोलो, किसको बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? क्या क्या सिचुएशन डिस्कस की? 5 सिचुएशन। पहला हमने समझा कि परफेक्टली इलास्टिक होगा, जहां पर हमारी सप्लाई क्या कर रही है? रिस्पॉन्ड करे जा रही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। देन हमने बात की परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, प्राइस कितना भी चेंज किए जाए। देन हमने बात की इन इलास्टिक की, जब इलास्टिसिटी क्या है? 1 से कम है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज कम आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा है। देन हमने बात की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 की, जहां पर हम कह रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड में परसेंटेज चेंज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फर्स्ट सिचुएशन हमने डिस्कस किया था यूनिटरी इलास्टिक का, जहां पे जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में आ रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज आ रहा है प्राइस में, विच मेक्स द इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ है ना? अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हम समझ सकते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स है जो आपकी इस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे। मल्टीपल फैक्टर्स आपकी बुक आपके सामने रखती है, क्या क्या चीजें हमारी सप्लाई की रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करती है, कि रिस्पॉन्सिवनेस कम होगा या रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होगा। कैसे समझते हैं? जैसे नेचर ऑफ इनपुट्स यूज। आप सोचिए कि आप एक प्रोड्यूसर है एंड आपके जो इनपुट्स आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो बहुत इजीली अवेलेबल है, तो सप्लाई पे आपका कंट्रोल ज्यादा होगा या कम होगा? आपकी सप्लाई, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कम बेचना है ज्यादा बेचना है, उस पर आप ज्यादा कंट्रोल रख पाओगे या कम कंट्रोल रख पाओगे? अगर इनपुट्स इजीली अवेलेबल है तो आप ज्यादा कंट्रोल रख पाओगे, आपको जब ठीक लगेगा आप अपना प्रोडक्शन क्या कर लोगे? इंक्रीज कर लोगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर इनपुट्स इजीली अवेलेबल होंगे तो सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। अगर इनपुट्स इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कभी भी कैसे भी सप्लाई को रिस्पॉन्ड नहीं करवा सकते हो, तो वहां पर हमारी सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी, लेस इलास्टिक हो जाएगी। सोचो अब इसी तरीके से अगर नेचुरल कंस्ट्रेंट्स है कि कुछ चीजें आप नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे हो, कि पेड़ जब उगेंगे फसलें जब जैसी होंगी, आपका वहां पे 100% कंट्रोल नहीं है, आप नेचर पे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? डिपेंड कर रहे हो। तो यहां पर आपका सप्लाई पे आपका पूरा कमांड होगा?
आप उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को कंट्रोल करके कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगी अगर नेचुरल कंस्ट्रेंट्स ज्यादा है तो। अगर हम बात करें रिस्क टेकिंग की, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करोगे, अपने हिसाब से अपनी सप्लाई को मूव इन मूव आउट कर पाओगे, कम ज्यादा कर पाओगे, तो वो आपकी सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते तो आप क्या करोगे, अपने आप को बाउंड करोगे कि बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, वहां पे आपकी सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी। नेचर ऑफ कमोडिटी, किस तरीके का गुड है, पड़ा पड़ा खराब तो नहीं हो जाएगा। अगर गुड पेरिशेबल है, खराब होने वाला है, फिर आप क्या करोगे, आप उसको जितना गुड आपने बना लिया आप उसको बेचोगे जो भी प्राइसेस चल रहे। वहां पे प्राइसेस के कम ज्यादा होने की वजह से आप अपने गुड को स्टोर करके तो रख नहीं सकते, तो आपकी सप्लाई क्या हो गई, अगेन इनइलास्टिक हो गई। अगर कोई गुड ऐसी है जिसको आप स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर उस नेचर की कमोडिटी क्या हो जाएगी, कंपेरेटिवली इलास्टिक हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बहुत ही ज्यादा आता है आपका, फिर आप एकदम से प्राइजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना पैसा कहां से लेके आओगे रिस्पॉन्ड करने के, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर लिमिटेड है एंड आप उसे मैनेज कर सकते हो, फिर आप क्या करोगे, आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली इलास्टिक हो जाएगी। टाइम फैक्टर, अगर हम शॉर्ट रन में देख रहे हैं तो शायद आप मार्केट प्राइसेस के हिसाब से उस तरीके से चीजों को रिस्पॉन्ड ना कर पाओ, अपनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज ना कर पाओ। लेकिन अगर एक लंबे पीरियड की बात करें, 10 साल में, 20 साल में, आप चीजें उस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो, लेआउट कर सकते हो, अपनी सप्लाई को मूव कर सकते हो। तो सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होगी अगर हम लॉन्ग रन में बात करेंगे, शॉर्ट रन में सप्लाई कंपैरेटिवली कम इलास्टिक होगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अगर आप कुछ इस तरीके की मशीन्स वगैरह यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जिसको आप एडअप करके कभी भी अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, फिर वो इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो बहुत हैवी इनपुट्स यूज कर रहे हो या फिर कुछ इस तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे हो जिसको हम रैपिडली चेंज नहीं कर सकते, तो आपका क्या हो जाएगा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर फ्लेक्सिबल है तो इलास्टिक सप्लाई होगा, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो, कहने का मतलब कि खुद एक प्रोड्यूसर बनो एंड सोचो कि कब आपका सप्लाई पे कंट्रोल ज्यादा होगा, कब आप अपनी सप्लाई को अपनी मन मर्जी से फटाफट से, जैसे भी मार्केट में प्राइसेस आ रहे हैं उस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड दे सकते हो। अगर तो आप दे सकते हो तो आप इलास्टिक पाले में खड़े हो, अगर आप नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट, आपका टाइम, आपके गुड्स आपको बाउंड कर देते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करने देते उस लेवल पे, तब आप क्या हो जाते हो, इन इलास्टिक पाले में जाके खड़े हो जाते हो। ये है टॉपिक इलास्टिसिटी का, जो हमें सिंपल सी बात समझा रहा है कि भाई प्राइस बदलेगा, बदले में साथ में सप्लाई कितना रिस्पॉन्स देगी। अगर 1 यूनिट 1% प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई 2% बढ़ जाएगी, सप्लाई 0% बदलेगी, सप्लाई प्राइस के ना बदलने से भी बदल जाएगी, सप्लाई सिर्फ आधा % ही बदलेगी। कितना रिस्पॉन्स आ रहा है सप्लाई का, जब आप इसे मेजर करते हो तब आप निकाल रहे होते हो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई अगर ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी तो आप कहोगे गुड इलास्टिक, सप्लाई अगर कम रिस्पॉन्स करेगी तो आप कहोगे इन इलास्टिक। इतनी बात होपफुली हमें समझ आई होगी। कुल मिला के यही है आपका चैप्टर सप्लाई का। थ्योरी ऑफ सप्लाई में हमने मीनिंग समझा, सबसे पहले चीजें आउटलिट एक ड्रॉ किया, फिर हमने लॉ ऑफ सप्लाई की बात की एंड लास्टली हमने कंक्लूड किया समझने से कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। मिलेंगे और वीडियोस के साथ। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड डे।